मेंटेनेंस अगर जेन्युइन क्लेम किया जाए तो ये कहीं ना कहीं राइट है कि कोई महिला मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से उसके स्टैंडर्ड ऑफ इनकम के ऊपर जाके आप उससे मेंटेनेंस मांगो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बीच में एक विधि व्यवस्था लाया और उस विधि व्यवस्था के अनुरूप आज की डेट में आपको डिक्लेरेशन देना होता है। नियर अबाउट 100 में से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 में से ऐसे 60% केसेस हैं जो फॉल्स एलिगेशंस के बेस पे महिलाओं के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में या महिलाओं से संबंधित जो कानून है, 40% ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जिसमें वास्तव में उत्पीड़न हुआ है, जिसमें वास्तव में ये जरूरी है कि वो न्यायालय के माध्यम से ही न्याय पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कानून अगर बनता है तो कानून का सदुपयोग भी है और उसका दुरुपयोग भी है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में जो फैक्ट्स है अबेटमेंट के लिए कि किसी व्यक्ति को किस स्टेज तक उकसाया गया कि उसने इस तरह का निर्णय लिया और सुसाइड किया, तो इसको प्रूफ करना बहुत ही एसेंशियल फैक्ट है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग वो की है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। देश में आए दिन ऐसे तमाम सारी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या को लेके इतना मजबूर हो जा रहा है कि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या पुरुष वर्ग वाकई इतना मजबूर हो गया है कि उसे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है? कुछ दिन पहले बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने लाइव सुसाइड किया था, जिसको आप सभी ने देखा था। उसे हम लोग भूले तक नहीं थे कि कुछ दिन बाद आगरा में ही ऐसे ही सेम मामला सामने आया। आगरा में टीसीएस कंपनी के रिक्रूटर मैनेजर यानी कि मानव शर्मा ने भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। उनकी पत्नी निकिता शर्मा उनको बार बार पीड़ित कर रही थी। उसके बाद इन सारी घटनाओं के बाद अब जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कि मेरठ के रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। मुस्कान के पास और भी रास्ते थे, वो चाहती तो सौरभ से तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? साथ ही साथ हम आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो भारत में इन दिनों जो डिवोर्स के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो आखिर क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ इन मुद्दों पे बात करने के लिए गोरखपुर के जाने माने अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपके दर्शकों को नमस्ते। शिवेंद्र जी, जो एक पहला प्रश्न है जो कि इस टाइम जो मुद्दा बना हुआ है वो ये है कि देखा जा रहा है कि भारत में जो डिवोर्स की स्थिति है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। जैसे प्रायर द इंडिपेंडेंस एरा हमारे यहाँ वुमेन सोसाइटी की क्या स्टेटस थी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे यहाँ वुमेन सोसाइटी का क्या स्टेटस है, और जैसे जैसे हम डेवलप करते गए तो हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो थे सामाजिक कह लीजिए, शारीरिक किसी ना किसी तरह के शोषण या उनके साथ जाति होती थी। इसको देखते हुए हमारी विधायिका ने नए नए कानूनों को हमारे बीच में दिया, और ये होता है कि एवरी लॉ इज टू डायमेंशनल सॉर्ड, यानी कि जो भी लॉ है उसके दो डायमेंशन होते हैं, यानी वो दो धारी तलवार है। अगर आप उसका सही उपयोग करते हो तो वो सही दिशा में चलेगा, अन्यथा वो गलत दिशा में स्वयं को ही घायल कर सकता है व्यक्ति। यही आज के समय में क्राइटेरिया बना हुआ है कि महिलाओं से संबंधित जो भी कानून हमारी विधायिका ने लाए हैं या हमारी न्यायपालिका के द्वारा कोई भी ऐसी रूलिंग्स लाई गई है या कोई ऐसे जजमेंट्स का पार्ट बनाया गया है, जिसको कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के, यानी ग्रामीण स्तर से देखें तो उससे इतर शहरी स्तरों में जो ये ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने का दौर है, कि जैसे हम किसी की सोसाइटी को देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, 4 अच्छी फोटो देखते हैं, लेकिन आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग उस जो स्टेटस होता है उसको आप कंपेयर करने लगते हैं। इस स्थितियों में होता क्या है कि उन पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ती हैं। अब आते हैं हम कानून के बिंदु पे। कानून अगर सरकार ने, विधायिका ने हमारे लिए कानून बनाया है तो वो उनके लिए बनाया है जो वास्तविक समाज में पीड़ित हैं। आज की डेट में नो डाउट आप किसी भी लिटिगेशन स्थल पे जाओगे, आप निचली अदालतों को देखते हैं या ऊपरी अदालतों को देखेंगे,
तो नियर अबाउट 100 में से, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 में से ऐसे 60% केसेस हैं जो फॉल्स एलिगेशंस के बेस पे महिलाओं के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में या महिलाओं से संबंधित जो कानून है, 40% ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जिसमें वास्तव में उत्पीड़न हुआ है, जिसमें वास्तव में ये जरूरी है कि वो न्यायालय के माध्यम से ही न्याय पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कानून अगर बनता है तो कानून का सदुपयोग भी है और उसका दुरुपयोग भी है। बिल्कुल, जैसे आपने कानून की बात कही और जो अब का टाइम है इसमें इन्होंने जो आम तौर पर महिलाएं देखने को आ रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इन लोगों ने डिवोर्स को एक बिजनेस बना लिया है। आपने अभी रिसेंट में देखा अतुल सुभाष का केस था, जो जौनपुर का केस था। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग आके अपने सारे प्रेस नोट को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। और आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो धाराएं लगाई जा रही हैं, उसमें अबेटमेंट फॉर सुसाइड का जो प्रेशर है, जो स्ट्रक्चर है, उस मॉड्यूल को प्रूव करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम कानूनी पेच बिंदु में जाते हैं तो बहुत सारी बारीकियां होती हैं आम जनमानस के लिए। कोई भी शब्दावली, अभी देखिए एक रिसेंट जजमेंट आया हमारे बीच में, ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा ने वो जजमेंट दिया। जजमेंट के 14 पन्नों को किसी ने नहीं पढ़ा, किसी के पास फुर्सत नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग चली कि ये जो जजमेंट आया है वो महिला अस्मिता के विरुद्ध है, और लोगों ने उसको ट्रेंड करा के लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे वास्तविक रूप से, ये मैं आपको कहते हुए स्वयं में वो झेप महसूस कर रहा हूं कि 100 लोगों में से 2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस पूरे 14 और 15 पन्ने के जजमेंट को पढ़ा होगा। डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम उस महिला के साथ हुए जाति को अपराध नहीं मानते। उन्होंने सीधा कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 2 सेक्शन ऑफ द सेम कोड, अलग अलग अंतर है, उसको उन्होंने डिफाइन किया। बहरहाल जो भी विधिवेत्ता लोग हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन कॉमन लेमैन के लिए मैं इस बात को कहूंगा कि उनको वो जजमेंट अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी पेपर के 2 क्रक्स लाइन को निकाल देने के आधार पे प्रीजुडाइज होके किसी जजमेंट को नहीं सुनना चाहिए। मैं आपसे ये बता रहा था, सुसाइड मोर्टिलिटी रेट जो है अभी 3.5 है फॉर बोथ सेक्सेस, यानी पुरुष और महिला के लिए, जिसमें 5.2% जो है वो मेल्स का है, यानी 5.2% मेल के आंकड़े में पुरुषों में आत्महत्या होती है प्रत्येक 100 पे, 2.7 है जो महिलाओं में है। यानी प्रत्येक 100 पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पांच व्यक्ति पुरुष में से सुसाइड कर रहा है, उसी 100 पे अगर गणना करेंगे तो 2 महिलाएं ऐसा करें। ऐसा ये कॉमन टेंडेंसी लोगों में आ क्यों रही है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मैट्रिमोनियल रिलेशन में जाता है तो उसका ये मोटो होता है कि वो अपने परिवार को अच्छे से चलाएगा। 2 डिफरेंट धुरियों के व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो उनकी आपस की कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बैठाने में एक वक्त लगता है, और इसी वक्त के इनिशियल पीरियड के बीच में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को अगर बहुत ज्यादा पीड़ित मानते हैं तो उनको सबसे पहले न्यायालय का दरवाजा दिखता है। कभी भी वो अपने लोगों के माध्यम से पंचायत नहीं करना चाहते, कोई प्री लिटिगेशन में नहीं आना चाहते। उनको सीधा और सीधा दिखता है कि हम कानून के दरवाजे पे जाएंगे, न्याय मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, महिला से संबंधित कानूनों में मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं कि 60% 70% ऐसे केसेस हैं जो फॉल्स एलिगेशंस के बेस पे केसेस हैं, 30% केसेस आर जेन्युइन केसेस। अभी आपने जो ये केसेस के बारे में इतने विस्तार से बताया, अब जो डिवोर्स हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो मेंटेनेंस मांगती हैं। मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, कभी कभार ऐसा भी निकल के आ रहा है कि वो एक आम आदमी जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता है। देखिए, 2 चीजें हैं कि कोई व्यक्ति क्या किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, या वो कोई गवर्नमेंट सर्विस से इतर कोई ऐसा रोजगार कर रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में है, कोई वो स्वरोजगार कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है। सवाल ये होता है कि देखिए, जब आप किसी भी स्टैंडर्ड से शादी करके आते हैं, हो सकता है आपका पारिवारिक परिवेश बहुत ज्यादा मजबूत रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आपका पारिवारिक परिवेश बहुत ज्यादा कमजोर रहा। तो अगर आप किसी अच्छी फैमिली में आते हैं तो आप वहां के रहन सहन को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपकी शादी जो होती है आपके पारिवारिक परिवेश के अपेक्षा अनुसार नहीं होती है। उस स्थिति में आपकी मनोदशा ये चली जाती है कि आप अपने हस्बैंड से, उस परिवार से बहुत ज्यादा डिमांड करना शुरू करते हैं, या आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी लालसा ऐसी होती है कि मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए थी, और वो चीजें पूरी ना होने की स्थिति में ऐसे केसेस न्यायालय के दरवाजे तक आते हैं, न्यायपालिका पे भी एक प्रकार का दबाव बनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी भी महिला के द्वारा अपने पुरुष पति पे लगाए जाने वाला इस तरह का आरोप, अगर उसकी आमदनी 100 रुपए है, उससे मेंटेनेंस 150 क्लेम किया जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यह
हमारे देश में जो विधि व्यवस्था है उस विधि व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपक्ष में है, उसके अगेंस्ट में है। मेंटेनेंस अगर जेन्युइन क्लेम किया जाए तो ये कहीं ना कहीं राइट है कि कोई महिला मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से उसके स्टैंडर्ड ऑफ इनकम के ऊपर जाके आप उससे मेंटेनेंस मांगो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बीच में एक विधि व्यवस्था लाया और उस विधि व्यवस्था के अनुरूप आज की डेट में आपको डिक्लेरेशन देना होता है। उस डिक्लेरेशन में आपको उसकी स्टैंडर्ड दिखाना पड़ता है, उसका इनकम दिखाना पड़ता है। उस आधार पर न्यायपालिका उस फैक्ट्स को फाइंड करती है और वो मेंटेनेंस अवार्ड करती है। क्या आपके अनुसार जो तलाक की जो इस टाइम की कानून प्रक्रिया है, क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है? देखिए, जस्टिस वर्मा ने ये कहा है, ऑनरेबल जस्टिस वर्मा जो अब रिटायर्ड हो गए, जेएस वर्मा, उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत एक ऐसा देश है और इस स्थिति में अब आ पहुंचा है कि जब भी अब हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें किसी नए कानून का निर्माण करना है तो हमें पश्चिमी देशों की तरफ नहीं देखना है। हम इतने सबल हो चुके हैं कि हम अपने यहाँ आने वाली कठिनाइयों को, टैकल्स को कानून के बीच में हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस देश की विधायिका और देश की न्यायपालिका इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है और आने वाले समय में आप देखिएगा कहीं ना कहीं इस तरह के कानूनों में नए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का भी उत्पीड़न ना हो। अभी तक जो ये आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, चाहे वो अतुल सुभाष का हो या फिर मानव शर्मा का हो, और आज सुबह भी एक रीवा से ये मामला सामने आया है जिसमें कि इंस्टाग्राम पे एक लाइव सुसाइड को किया गया था। और इन सबके पीछे जब जांच होती है तो अधिकतर जो मामले आते हैं, शादीशुदा जो जोड़े होते हैं वो लव मैरिज के निकल रहे हैं। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि लव मैरिज है या वो अरेंज मैरिज है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी महिला को प्रदत्त अधिकार जो कानून के माध्यम से उनको दिए गए हैं, उन अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जब वो न्यायालय में कोई भी लिटिगेशन दाखिल करती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पुरुष यानी उस पति की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, चाहे वो न्यायालय के द्वारा हो या किसी अन्य विधिक प्रक्रिया के द्वारा हो। उनके दबाव में कहीं ना कहीं पुरुष जो कि स्वयं को अपने रोजगार से जोड़कर और अपने भविष्य को सुनहरा सोच रहा था, वो एक लिटिगेशन के दबाव में आ जाता है। उस लिटिगेशन के दबाव में उसकी मानसिक स्थिति तब जैसी थी वैसी नहीं रहती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण है। इसके पीछे अन्य कारण भी होते हैं कि कोई व्यक्ति जो न्यायालय नहीं आया होता है, जब वो देखता है वो स्वयं की पत्नी के द्वारा ही न्यायालय में प्रस्तुत कराया जा रहा है, तो वो अपने आप को सामाजिक रूप से भी सबल नहीं पाता है, मानसिक रूप से भी नहीं पाता है और न्यायालय में आने पे नो डाउट एक आर्थिक उसके ऊपर भार भी पड़ता है। इस स्थिति में मुझे लगता है कि वो स्टेबल ना होकर, इस स्थिति में सबसे आवश्यक होता है कि आप दोनों पक्षकारों को बैठाकर काउंसलिंग करें और प्री लिटिगेशन के माध्यम से ही उनके मुकदमे को सुलह करा दें। और मैं ये निवेदन भी करता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा और हमेशा ये प्रयास करें कि आपसी सहमति से आप छुटकारा कर लें या उसको सुलह समझौता करके पुनः अपना परिवार बसाएं। आत्महत्या में उकसाने के मामले में क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? जी, देखिए 306 जो पुराना कानून था, इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और नए बीएनएस के कानून में भी इसकी प्रक्रिया दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट के जजमेंट में अतुल सुभाष को ही देखते हुए कहा था कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में जो फैक्ट्स है अबेटमेंट के लिए कि किसी व्यक्ति को किस स्टेज तक उकसाया गया कि उसने इस तरह का निर्णय लिया और सुसाइड किया, तो इसको प्रूफ करना बहुत ही इसेंशियल फैक्ट है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग वो की है, तो हम उसको एक बार पढ़ेंगे तो पुनः विस्तृत चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में शिवेंद्र पांडे जी, जिन्होंने तलाक से जुड़े और आत्महत्या से जुड़े तमाम सारे मुद्दों पर बड़े ही विस्तार से चर्चा की। और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।